फिर तुम्हारी प्लानिंग क्या है? पाकिस्तान आने का इरादा है? वो उस दिन फोन पर सिकंदर से बात कर रहा था। सिकंदर ने उसे बताया कि वो तैयबा के साथ कुछ हफ्तों के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। उन्हें वहां अपने रिश्तेदारों के यहाँ होने वाली शादी की कुछ तकरीबात में शिरकत करनी थी। आप दोनों वहां नहीं होंगे तो मैं पाकिस्तान आकर क्या करूंगा? उसे मायूसी हुई। ये क्या बात हुई? तुम बहन भाइयों से मिलना, अनीता तुम्हें बहुत मिस कर रही है। सिकंदर ने कहा, पापा मैं इधर ही छुट्टियां गुजारूंगा, पाकिस्तान आने का कोई फायदा नहीं। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया चलो? मोइज भी जा रहा है, उन्होंने उसके बड़े भाई का नाम लेते हुए कहा। मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं इस तरह मुंह उठाकर आपके साथ ऑस्ट्रेलिया चलूं। मोइज के साथ मेरी कौन सी अंडरस्टैंडिंग है जो मुझे आप उसके साथ जाने का बता रहे हैं? उसने खासी बेजारी के साथ कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। अगर तुम वहीं रहना चाहते हो तो ऐसा ही सही, बस अपना ख्याल रखना। और देखो सालार, कोई गलत काम मत करना। उन्होंने उसे तंबीह की। वो उस गलत काम की नौयत के बारे में अच्छी तरह जानता था और वो ये जुमला सुनने का आदी हो चुका था कि अब अगर सिकंदर हर बार फोन करने से पहले उससे ये जुमला ना कहते तो उसे हैरत होती। सिकंदर से बात करने के बाद उसने फोन करके अपनी सीट कैंसिल करवा दी। फोन का रिसीवर रखने के बाद सोफे पर चित लेटा छत घूरते हुए वो यूनिवर्सिटी बंद होने के बाद कुछ हफ्तों की मसरूफियात के बारे में सोचता रहा। मुझे चंद दिन स्कीइंग के लिए कहीं जाना चाहिए या फिर किसी दूसरी स्टेट को विजिट करना चाहिए। वो मंसूबा बनाने लगा। ठीक है, मैं कल यूनिवर्सिटी से आके किसी ऑपरेटर से मिलूंगा, बाकी का प्रोग्राम वहीं तय करूंगा, उसने फैसला किया। अगले दिन उसने एक दोस्त के साथ मिलकर स्कीइंग के लिए जाने का प्रोग्राम तय कर लिया। उसने सिकंदर और अपने बड़े भाई को अपने प्रोग्राम के बारे में बता दिया। छुट्टियां शुरू होने से एक दिन पहले उसने एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाया। वो खाना खाने के बाद काफी देर वहां बैठा रहा। फिर वो एक करीबी पिब में चला गया। वहां कुछ देर बैठने के दौरान उसने वहां कुछ पैक किए। रात 10 बजे के करीब ड्राइविंग करते हुए अचानक उसे मतली होने लगी। गाड़ी रोककर कुछ देर के लिए सड़क के गिर्द फैले हुए सबसे पर चलने लगा। सर्द हवा और खुनकी ने कुछ देर के लिए उसे नॉर्मल कर दिया, मगर चंद मिनटों बाद उसे एक बार फिर मतली होने लगी। उसे अपने सीने और पेट में हल्का हल्का सा दर्द भी महसूस हो रहा था। ये खाने का असर था, ये पैक का। फौरी तौर पर उसे कुछ अंदाजा नहीं हुआ। अब उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। एकदम झुकते हुए उसने बेख्तियार कै की और फिर चंद मिनट तक उसी तरह झुका रहा। मैदा खाली होने के बाद भी उसको अपनी हालत बेहतर महसूस नहीं हुई। सीधा खड़े रहने की कोशिश में उसके पैर लड़खड़ा गए। उसने मुड़कर अपनी गाड़ी की तरफ जाने की कोशिश की, मगर अब उसका सर पहले से ज्यादा चकरा रहा था। चंद गज दूर खड़ी गाड़ी को देखने में भी उसे दिक्कत हो रही थी। उसने बमुश्किल चंद कदम उठाए, मगर गाड़ी के करीब पहुंचने से पहले ही वो चकरा कर जमीन पर गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की, मगर उसका जहन तारीकी में डूबता जा रहा था। मुकम्मल तौर पर होश खोने से पहले उसने किसी को अपने आप को झंझोड़ते महसूस किया। कोई बुलंद आवाज में उसके करीब कुछ कह रहा था। आवाजें एक से ज्यादा थी। सालार ने अपने सर को झटकने की कोशिश की। वो पूरे सर को हरकत नहीं दे सका। उसकी आंखें खोलने की कोशिश भी नाकाम रही। वो अब मुकम्मल तौर पर तारीकी में जा चुका था। उसने 2 दिन हॉस्पिटल में गुजारे थे। वहां से गाड़ी में गुजरने वाले किसी जोड़े ने उसे गिरते देखा था और वही उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर आए थे। डॉक्टर्स के मुताबिक वो फूड पॉइजन का शिकार हुआ था। वो हॉस्पिटल आने के चंद घंटों बाद होश में आ गया था और वहां से चले जाने की ख्वाहिश रखने के बावजूद वो जिस्मानी तौर पर अपने आप को इतनी बुरी हालत में महसूस कर रहा था कि वहां से जा नहीं सका। अगले दिन शाम तक उसकी हालत कुछ बेहतर होने लगी, मगर डॉक्टर्स की हिदायत पर सालार ने वो रात भी वहीं गुजार दी। इतवार को दोपहर वो घर आ गया था और घर आते ही उसने टूर ऑपरेटर के साथ तय पाए जाने वाला प्रोग्राम चंद दिनों के लिए मुलतवी कर दिया। उसे पीर की सुबह निकलना था और उसने तय किया था कि जाने से पहले वो एक बार फिर सैंड्रा को कॉल करेगा। लेकिन अब प्रोग्राम कैंसिल करने के साथ साथ उसने उसको या बल्कि किसी भी दोस्त को कॉल करने का इरादा तर्क कर दिया। एक हल्के सैंडविच के साथ कॉफी का एक कप पीने के बाद उसने सुकून आवर दवा ली और सोने के लिए चला गया। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो उस वक्त 11 बज रहे थे। सालार को नींद से बेदार होते ही सर में शदीद दर्द का एहसास हुआ। अपना हाथ बढ़ाकर उसने अपना माथा और जिस्म छुआ। उसका माथा बहुत ज्यादा गर्म था। कम ऑन, वो बेजारी से बड़बड़ाया। पिछले 2 दिन की बीमारी के बाद वो अगले 2 दिन बिस्तर पर पड़े हुए नहीं गुजारना चाहता था और उस वक्त उसे उसके आसार नजर आ रहे थे। जूं तू बेड से निकलकर वो मुंह हाथ धोए बगैर एक बार फिर किचन में आ गया। कॉफी बनने के लिए रखकर वो आकर आंसर फोन पर रिकॉर्ड कॉल सुनने लगा। चंद कॉल साथ की थी जिसने वापस पाकिस्तान जाने से पहले उससे मिलने के लिए बार बार उसे रिंग किया था और फिर आखिरी कॉल में उसके इस तरह गायब होने पर उसे अच्छी खासी सलावातें सुनाई थी। सैंड्रा का अंदाजा था कि वो उससे मिले बगैर स्कीइंग के लिए चला गया था। यही ख्याल सिकंदर और कामरान का था। उन्होंने भी उसे चंद कॉल्स की थी। चंद कॉल्स उसके क्लास फेलोज की थी। वो भी छुट्टियां गुजारने के लिए अपने घरों को जाने से पहले की गई थी। हर एक ने उसे ताकीद की थी
कि वो उन्हें जवाबी कॉल करे, मगर अब वो जानता था कि अब वो सब वापस जा चुके होंगे। अलबत्ता वो सिकंदर और कामरान और साद को पाकिस्तान में कॉल कर सकता था, मगर इस वक्त वो ये काम करने के मूड में नहीं था। कॉफी के एक मग के साथ 2 स्लाइस खाने के बाद उसने घर में मौजूद चंद मेडिसिन ली और फिर दोबारा बेड पर लेट गया। उसका ख्याल था कि बुखार के लिए इतना ही काफी था और शाम तक अगर वो मुकम्मल तौर पर नहीं तो काफी हद तक ठीक हो चुका होगा। उसका अंदाजा बिल्कुल गलत साबित हुआ। शाम के वक्त मेडिसिन के जेर असर आने वाली नींद से बेदार हुआ तो उसका जिस्म बुरी तरह बुखार में फूंक रहा था। उसकी जबान और होंठ खुश्क थे। उसने अपना हलक कांटों से फिरा हुआ महसूस हो रहा था। पूरे जिस्म के साथ साथ उसका सर भी शदीद दर्द की गिरफ्त में था और शायद उसकी इस तरह बेदार होने की वजह ये शदीद बुखार और तकलीफ ही थी। इस बार वो औंधे मुंह बेड पर लेटे हुए उसने अपने दोनों हाथ तकिए पर माथे के नीचे रखते हुए हाथों के अंगूठों को कनपट्टियों को मसलते हुए सर में उठने वाली दर्दों की टीसों को कम करने की कोशिश की, मगर वो बुरी तरह नाकाम रहा। चेहरा तकिए में छुपाए वो बेहिस हरकत पड़ा रहा। तकलीफ बर्दाश्त करने की कोशिश की। वो कब दोबारा नींद के आगोश में चला गया उसे अंदाजा नहीं हुआ। फिर जब उसकी आंख खुली तो उस वक्त कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। रात हो चुकी थी और सिर्फ कमरा ही नहीं पूरा घर तारीक था। वो पहले से ज्यादा तकलीफ में था। चंद मिनटों तक बेड से उठने की नाकाम कोशिश करने के बाद वो दोबारा लेट गया। एक बार फिर उसने अपने जहन को तारीकी में डूबते महसूस किया, मगर इस बार ये नींद नहीं थी। वो गुनूदगी में किसी दरमियानी कैफियत में गुजर रहा था। वो अब खुद को कराहते हुए सुन रहा था, मगर अपनी आवाज का गला नहीं घोंट पा रहा था। सेंट्रल हीटिंग होने के बावजूद उसे बेतहाशा सर्दी महसूस हो रही थी। उसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था और कंबल उसकी कपकपाहट को खत्म करने में नाकाम था। वो जिस्मानी तौर पर खुद को उठकर कुछ भी पहनने या ओढ़ने के काबिल नहीं था। उसे अपने सीने और पेट में एक बार फिर दर्द महसूस होने लगा। उसकी कर्राहों में अब शिद्दत आती जा रही थी। एक बार फिर मतली महसूस करने पर उसने उठने और तेजी से वॉशरूम तक जाने की कोशिश की, मगर वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुआ था। चंद लम्हों के लिए वो बेड पर उठने के लिए बैठने में कामयाब हुआ। इससे पहले कि वो बेड पर उतरने की कोशिश करता उसे एक जोर की उबकाई आई। पिछले 24 घंटों में अंदर रह जाने वाली थोड़ी बहुत खुराक भी बाहर आ गई थी। वो गशी के आलम में अपने कपड़ों और कंबल से बेनियाज नहीं था। वो मुकम्मल तौर पर गंदगी से लिथड़े हुए बेबस था। उसे अपना पूरा वजूद मफलूज महसूस हो रहा था। बेजान सी हालत में वो इसी तरह दोबारा बिस्तर पर लेट गया। उसे अपना दिल डूबता महसूस हो रहा था। वो इर्द गिर्द के माहौल से मुकम्मल तौर बेनियाज हो चुका था। गशी की कैफियत में कराहों के साथ उसके मुंह से जो कुछ आ रहा था वो बोलता जा रहा था। गशी का ये सिलसिला कितने घंटे जारी रहा था उसे याद नहीं। हाँ, अलबत्ता उसे ये जरूर याद था कि उसकी कैफियत के दौरान उसे एक बार यूं महसूस हुआ जैसे वो मर रहा है। उसी वक्त जिंदगी में पहली बार मौत से अजीब सा खौफ महसूस हुआ। वो किसी न किसी तरह फोन तक पहुंचना चाहता था। वो किसी को बुलाना चाहता था, मगर वो बिस्तर से नीचे नहीं उतर सका। शायद बुखार ने उसे मुकम्मल तौर पर मफलूज करके रख दिया था। और फिर बिलाखिर वो खुद इस कैफियत से बाहर आ गया था। उस वक्त रात का पिछला पहर था जब वो उस गनूदगी से बाहर निकला था। आंखें खोलने पर उसने कमरे में वही तारीकी देखी थी, मगर उसका जिस्म अब पहले की तरह गर्म नहीं था। कभी मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी। उसके सर और जिस्म में होने वाला दर्द भी बहुत हल्का हो चुका था। कमरे की छत को कुछ देर घूरने के बाद उसने लेटे लेटे अंधेरे में साइड लैंप को ढूंढकर ऑन कर दिया। रोशनी ने कुछ देर के लिए उसकी आंखों को चुंधिया कर बंद हो जाने पर मजबूर कर दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर आंखों के बंद पपोटों को छुआ। वो सूजे हुए थे, आंखों में चुभन हो रही थी। सूजे हुए तमाम पपोटों को बमुश्किल खुले रखते हुए वो अब इर्द गिर्द की चीजों पर गौर करता रहा था और अपने साथ होने वाले तमाम वाकयात को याद करने की कोशिश कर रहा था। हल्के हल्के झमाकों के साथ अब उसे सब कुछ याद आता जा रहा था। उसे बेख्तियार अपने आप से घिन आई। बेड पर बैठे बैठे उसने अपने शर्ट के बटन खोलकर उसे उतार कर फेंक दिया। फिर लड़खड़ाते हुए बेड से उतर गया और कंबल और बेडशीट भी खींचकर उसे बेड से उतार कर फर्श पर डाल दिया। उन्हीं लड़खड़ाते कदमों के साथ वो सोचे समझे बगैर बाथरूम में घुस गया। बाथरूम में मौजूद बड़े आईने के सामने अपने चेहरे पर नजर पड़ते ही उसे जैसे शौक सा लगा था। उसकी आंखें अंदर धसी हुई थी। उनके गिर्द पड़ने वाले हल्के बहुत नुमाए थे और चेहरा बिल्कुल सर्द था। उसके होंठों पर पपड़ियां जमी हुई थी। उसे उस वक्त देखने वाला यही सोचता कि वो किसी लंबी बीमारी से उठा है। 24 घंटों में इतनी शेप पड़ गई है। उसने हैरानी के आलम में अपने गालों को छूते हुए कहा, इतनी बुरी शक्ल तो मेरी फूड पॉइजनिंग के बाद हॉस्पिटल में रहकर भी नहीं हुई थी जितनी एक दिन के इस बुखार ने कर दी है। वो बेयकीनी के आलम में अपने हलकों को देखते हुए बड़बड़ाया। टब में पानी भरकर उसमें लेट गया। उसे हैरानी हो रही थी कि बुखार की हालत में भी उसने फौरी तौर पर उसी वक्त अपने कपड़े क्यों नहीं बदल लिए। वो क्यों वहीं पड़ा रहा। बाथरूम से निकलने के बाद बेडरूम में रहने के बजाय वो किचन में चला गया। उसे बेतहाशा भूख लग रही थी। उसने नूडल्स बनाए और उन्हें खाने लगा। मुझे सुबह डॉक्टर के पास जाकर उसने नूडल्स खाते हुए सोचा
थकन एक बार फिर उसके आसाब पर सवार हो रही थी। नहाने के बाद उसे अगरचे अपना वजूद बहुत हल्का फुल्का महसूस हो रहा था, मगर उसकी नकाहत खत्म नहीं हुई थी। नूडल्स खाने के दौरान उसने टीवी ऑन कर दिया, चैनल सर्च करने लगा। एक चैनल पर आने वाला टॉक शो देखते हुए उसने रिमोट रख दिया, फिर नूडल्स के प्याले पर झुक गया। उसने भी नूडल्स का दूसरा चमचा मुंह में रखा ही था कि वो बेख्तियार रुक गया। उलझी हुई नजरों से टॉक शो देखते हुए उसने रिमोट को एक बार फिर उठा लिया। हाथ आगे बढ़ाते हुए वो एक बार फिर चैनल सर्च करने लगा, मगर इस बार वो हर चैनल को पहले से ज्यादा ठहर ठहर कर देख रहा था। उसके चेहरे की उलझन बढ़ती जा रही थी। ये क्या है? वो बड़बड़ाया। उसे अच्छी तरह याद था, वो जुम्मे की रात को सड़क पर बेहोश होने के बाद हॉस्पिटल गया था। हफ्ते का सारा दिन उसने वहीं गुजारा था। इतवार के सहपहर को वापस आया था। इतवार के सहपहर को सोने के बाद वो अगले दिन 11 बजे के करीब उठा था। फिर उसी रात उसे बुखार हो गया था। शायद उसने मंगल का सारा दिन बुखार की हालत में गुजारा था। अब यकीनन मंगल की रात थी, मगर टीवी चैनल्स उसे कुछ और बता रहे थे। वो हफ्ते की रात थी। अगला तुलू होने वाला दिन इतवार का था। उसने अपने रिस्ट वॉच पर एक नजर दौड़ाई जो लिविंग रूम की मेज पर पड़ी थी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने नूडल्स का प्याला मेज पर रख दिया। यकलख थी जैसे उसकी भूख उड़ गई। वहां मौजूद तारीख ने उसे जैसे एक और झटका दिया था। क्या मतलब? क्या मैं 5 दिन बुखार में मुब्तला रहा हूं? 5 दिन होशो हवास से बेखबर रहा हूं? मगर ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? वो बड़बड़ा रहा था। 5 दिन तो बहुत होते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि मुझे 5 दिन गुजरने का पता ही ना चले? मैं 5 दिन तक इसी तरह बेहोश कैसे रह सकता हूँ? वो लड़खड़ाते कदमों के साथ तेजी से आंसर फोन की तरफ बढ़ गया। फोन पर उसके लिए कोई पैगाम रिकॉर्ड नहीं था। पापा ने मुझे कोई कॉल नहीं की। और साथ सबको क्या हो गया? क्या मैं उन्हें याद नहीं रहा? ऐसे जैसे कोई पैगाम ना पाकर शौक लगा था। वो बहुत देर तक बिल्कुल साकित फोन के पास बैठा रहा। यह कैसे हो सकता है कि पापा को मेरा ख्याल ही ना रहा हो, या फिर किसी और को? इस तरह मुझे कैसे छोड़ दिया उन्होंने? और उस वक्त उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके हाथ एक बार फिर कपकपा रहे थे। वो नकाहती कमजोरी नहीं थी, फिर वो क्या था जो उसे कांपने पर मजबूर कर रहा था? वो उठकर वापस सोफे की तरफ चला आया। नूडल्स के प्याले को हाथ में लेकर वो एक बार फिर उन्हें खाने लगा। इस बार नूडल्स में चंद मिनट पहले का जायका भी खत्म हो चुका था। उसे लगा वो बेजायका रबड़ के चंद नरम टुकड़ों को चबा रहा है। चंद चमचे लेने के बाद उसने प्याला दोबारा टेबल पर रख दिया। वो उसे खा नहीं पा रहा था। वो अब भी अजीब सी बेयकीनी की गिरफ्त में था। क्या बाकी वो 5 दिन यहाँ अकेला इस तरह पड़ा रहा था कि उसे खुद अपने बारे में पता था और न किसी और को? वो एक बार फिर वॉशरूम में चला गया। उसका चेहरा कुछ देर पहले जैसा नहीं लग रहा था। नहाने से वो कुछ बेहतर हो गया था, मगर उसकी शेप और आंखों के गिर्द पड़े हुए हल्के अब भी उसी तरह मौजूद थे। आईने के सामने खड़े होकर वो कुछ देर अपनी आंखों के गिर्द पड़े हुए हल्कों को छूता रहा, जैसे उसे यकीन ना रहा हो कि वो वाकई वहां मौजूद थे या फिर उसका वहम है। उसे एकदम अपने चेहरे पर मौजूद बालों से वहशत होने लगी थी। वहीं खड़े खड़े उसने शेविंग किट निकाली और शेव करने लगा। शेव करते हुए उसे एक बार फिर एहसास हुआ कि उसके हाथ कांप रहे थे। एक के बाद दीगर उसे 3 कट लगे। उसे शेव के बाद अपना चेहरा धोया। उसके बाद तौलिए से आईने में अपने आप को देखते हुए उसे खुश करने लगा। जब उसे उन जख्मों से रिश्ते हुए खून का एहसास हुआ तो उसने चेहरे को तौलिए से थपथपाना बंद कर दिया। खाली उस जहनी के आलम में वो आईने में अपने चेहरे को देखने लगा। उसके गालों पर आहिस्ता आहिस्ता एक बार फिर खून के कतरे नमूदार हो रहे थे। गहरा सुर्ख रंग। वो पल की झपकाए बगैर उन कतरों को देखता रहा। 3 नन्हे सुर्ख कतरे। What is next to ecstasy? पेन। सर्द और मध्यम आवाज आई। पत्थर के बुत की तरह साकित हो गया। What is next to pain? Nothingness। उसे एक एक लफ्ज याद था। Nothingness। वो आईने में अपने आप को देखते हुए बड़बड़ाया। उसके गालों की हरकत से खून के कतरे उसके गालों पर फिसलने लगे। And what comes next to nothingness? Hell। सालार को एकदम उबकाई आई। वो वॉश बेसन पर बेख्तियार दोहरा हो गया। चंद मिनट पहले खाई गई खुराक एक बार फिर बाहर आ गई। उसने नल खोल दिया। उसने उसके बाद क्या पूछा था? उसने उसके जवाब में क्या कहा था? उसे याद था। अभी तुम्हें कोई चीज समझ नहीं आ रही, आएगी भी नहीं। एक वक्त आएगा जब तुम सब समझ जाओगे। हर शख्स पर एक वक्त आता है जब वो सब कुछ समझने लगता है, जब कोई मोहम्मा नहीं रहता। मैं उस दौर से गुजर रही हूँ। तुम पर वो दौर आइंदा कभी आएगा। उसके बाद तुम देखना क्या तुम्हें हंसी आती है। सालार को एक उबकाई आई। उसे अपनी आंखों से पानी बहता महसूस हुआ। जिंदगी में हम कभी न कभी उस मुकाम पर आ जाते हैं जहां सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। वहां सिर्फ हम होते हैं और अल्लाह होता है। कोई माँ बाप, कोई बहन भाई, कोई दोस्त नहीं होता। फिर हमें पता चलता है कि हमारे पैरों के नीचे जमीन है, न हमारे सर के ऊपर कोई आसमान।
बस सिर्फ एक अल्लाह है जो हमें इस खिला में भी थामे हुए है। फिर हमें पता चलता है हम जमीन पर पड़ी मिट्टी के ढेर में एक जर्रे या दरख्त पर लगे हुए एक पत्ते से ज्यादा की वक़्त नहीं रखते। फिर पता चलता है कि हमारे होने या ना होने से सिर्फ हमें फर्क पड़ता है, सिर्फ हमारा किरदार खत्म हो जाता है। कायनात में कोई तब्दीली नहीं आती, किसी चीज पर कोई असर नहीं पड़ता। सालार को अपने सीने में अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। उसने बहते हुए पानी को मुंह में डाला, उसे एक बार फिर उबकाई आई। उसके बाद हमारी अक्ल ठिकाने आ जाती है। वो उस आवाज को अपने जहन से झटकने की कोशिश कर रहा था। उसे हैरानी हो रही थी वो उसे उस वक्त क्यों याद आई थी। उसने पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारने शुरू कर दिए। चेहरे को एक बार फिर पोंछने लगा। आफ्टर शेव की बोतल खोलकर उसने गालों पर मौजूद उन जख्मों पर लगाना शुरू कर दिया जहां उसे अब पहली बार तकलीफ हो रही थी। वॉशरूम से बाहर निकलते हुए उसे एहसास हो रहा था कि उसके हाथ अब भी कांप रहे हैं। मुझे डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। वो अपनी मुट्ठियां भींचने लगा। मुझे मदद की जरूरत है, अपना चेकअप करवाना है। वो नहीं जानता था उसे यकदम वहां वहशत क्यों होने लगी थी। उसे अपना सांस वहां बंद होना महसूस हो रहा था, यूं जैसे कोई उसकी गर्दन पर पांव रखे आहिस्ता आहिस्ता दबाव डाल रहा था। क्या यह मुमकिन है कि सब लोग मुझे इस तरह भूल जाएंगे? इस तरह उसने अपने वार्डरोब से नए कपड़े निकालकर एक बार फिर कुछ देर पहले का पहना हुआ लिबास बदलना शुरू कर दिया। वो जल्द अज जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहता था। उसे अपने अपार्टमेंट से यकदम खौफ महसूस होने लगा था। उस रात घर आकर वो तकरीबन सारी रात जागता रहा। एक अजीब सी कैफियत ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। उसका जहन ये तस्लीम नहीं कर रहा था कि उसे उस तरह भुला दिया गया है। वो माँ बाप की जरूरत है, ज्यादा तवज्जो हमेशा हासिल करता रहा था। कुछ उसकी हरकतों की वजह से भी सिकंदर उस्मान और तैयबा को उसके मामले में बहुत ज्यादा मोहतात होना पड़ा था। वो हमेशा ही उसके बारे में फिक्रमंद रहते थे, मगर अब यकदम चंद दिनों के लिए वो जैसे सबकी जिंदगियों से निकल गया था। दोस्तों की, बहन भाइयों की, माँ बाप की। वो अगर इस बीमारी के दौरान वहां उस अपार्टमेंट में मर जाता तो किसी को पता तक नहीं चलता, शायद तब तक जब तक उसकी लाश गलने सड़ने न लगती। और इस मौसम में ऐसा होने में कितने दिन लगते। वो उस रात एक एक घंटे के बाद अपने आंसर फोन को चेक करता रहा। अगला पूरा हफ्ता उसने इसी बेयकीनी के आलम में अपने अपार्टमेंट में गुजारा। पूरे हफ्ते के दौरान उसे कहीं से कोई कॉल नहीं मिली। क्या ये सब लोग मुझे भूल गए हैं? वो वहशतज़दा हो गया। एक हफ्ते तक बेवकूफ़ों की तरह किसी की कॉल का इंतजार करते रहने के बाद उसने खुद सबसे राब्ता करने की कोशिश की। वो उन्हें फोन पर बताना चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ था, वो किस कैफियत से गुजरा था। वो उनके साथ शिकवा करना चाहता था, मगर हर एक से राब्ता करने पर उसे पहली बार यूं महसूस हुआ जैसे किसी को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हर एक के पास अपनी मसरूफियात की तफसीलात थी। सिकंदर और तैयबा उसे ऑस्ट्रेलिया में अपनी सरगर्मियों से आगाह करते रहे। वो वहां क्या कर रहे थे, कितना एंजॉय कर रहे थे। वो कुछ गायब दिमागी के आलम में उनकी बातें सुनता रहा। तुम एंजॉय कर रहे हो अपनी छुट्टियां? बहुत लंबी चौड़ी बात के बाद तैयबा ने बिलाखिर उससे पूछा। हाँ मैं? हाँ बहुत। वो सिर्फ 3 लफ्ज बोल सका। वो वाकई नहीं जानता था कि उसे तैयबा से क्या कहना चाहिए, क्या बताना चाहिए। बारी बारी सबसे बात करते हुए वो पहली बार इस किस्म की सूरत हाल और इस कैफियत से दो चार हुआ था। उनमें से हर एक को बुनियादी तौर पर सिर्फ अपनी जिंदगी से दिलचस्पी थी। शायद वो अपने साथ होने वाले वाकयात बताता तो वो उसके लिए तशवीश का इजहार करते, परेशान हो जाते, मगर वो सब बाद में होता। उसके बताने के बाद उससे पहले उनकी जिंदगी के दायरे में उसकी जिंदगी कहाँ आती थी? किसको दिलचस्पी थी ये सुनने में कि उसके चंद दिन किस तरह गायब हो गए? और शायद तभी उसने पहली बार सोचा, अगर मेरी जिंदगी खत्म भी हो गई तो किसी दूसरे को इससे क्या फर्क पड़ेगा? दुनिया में क्या तब्दीली आएगी? मेरा खानदान क्या महसूस करेगा? कुछ भी नहीं। चंद दिनों के दुख के अलावा और कुछ भी नहीं। और दुनिया में तो शायद चंद दमों के लिए भी कोई तब्दीली ना आए। सालार सिकंदर अगर गायब हो जाए तो वाकई किसी दूसरे को इससे क्या फर्क पड़ेगा? चाहे उसका IQ लेवल 150 प्लस हो। वो अपनी सोचों को झटकने की कोशिश करता रहा, मगर ऐसी मायूसी और इस तरह की जहनी हालत, आखिर मुझे हो क्या गया है? अगर सब लोग कुछ दिनों के लिए मुझे भूल भी गए तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? बाज दफा ऐसा हो जाता है। मैं भी तो बहुत बार बहुत से लोगों के साथ राब्ता नहीं रख पाता। फिर अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो, मगर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और अगर वाकई मैं इसी बेहोशी में वापस ना आता तो, अगर मेरा बुखार कम ना होता, अगर सीने या पेट का दर्द खत्म ना होता। अपने जहन से वो ये सब कुछ झटकने की कोशिश करता, लेकिन नाकाम रहता। ये तकलीफ से ज्यादा खौफ था जिसका शिकार वो उस अचानक बीमारी के दौरान हुआ था। शायद मैं कुछ ज्यादा हसास होता जा रहा हूँ, वो सोचता, वरना एक मामूली सी बेहोशी को खामखा हवा बनाकर सर पर क्यों सवार कर रहा हूँ? वो झुंझलाता, कम से कम अब तो ठीक हो चुका हूँ। फिर आखिर अब मुझे क्या तकलीफ है कि मैं इस तरह मौत के बारे में सोच रहा हूँ? आखिर पहले भी तो कई बार बीमार हो चुका हूँ, खुदकुशी की कोशिश कर चुका हूँ।
जब मुझे किसी खौफ ने तंग नहीं किया तो अब क्यों मुझे इस तरह के खौफ तंग करने लगे हैं? उसकी उलझन और इस्तराब में इजाफा होता जा रहा था। और फिर मुझे तो बुखार की वो तकलीफ ठीक से याद भी नहीं। मेरे लिए तो ये सिर्फ ख्वाब या कोमा की तरह है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वो मुस्कुराने की कोशिश करता। क्या चीज है जो मुझे परेशान कर रही है? क्या बीमारी, या फिर ये बात कि किसी को मेरी जरूरत नहीं पड़ी, किसी को मेरी याद नहीं आई, ख्याल तक नहीं मेरे अपने लोगों को भी, मेरे फैमिली मेंबर्स को, दोस्तों को। माय गॉड,